Hey there everyone, my name is Kratika and I am your economics educator at Exambit. So CUET PG MA Economics Entrance की सीरीज में आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 लेक्चर 1। तो इसमें हम बात करेंगे थियरीज ऑफ कंजम्पशन की। थियरीज ऑफ कंजम्पशन सारी जो थियरीज हैं अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने दी हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं CUET पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपके लिए उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिलेटेड टर्म्स जो उससे रिलेटेड टर्म्स हैं जो थियरी का मेन वो है वो उसको हम आज डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो हमारी पहली थियरी आती है कंजम्पशन की, वो आती है हमारे जॉन मेनार्ड कीन्स की थियरी। जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी बुक द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये जो बुक उन्होंने 1936 में लिखी थी, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। द बुक का नेम वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, तो आपको सारे लेक्चर्स ध्यान से देखने हैं सो दैट ये जो जनरल चीजें हैं ना वो आपको क्लियर रहे। द जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय कीन्स, और जिसमें उन्होंने अपना कंजम्पशन की थियरी दी थी। बेसिकली उन्होंने कंजम्पशन अकेले की थियरी नहीं दी थी इस बुक में। उस बुक में उन्होंने क्लासिकल्स को क्रिटिसाइज किया था और उन्होंने हर एक पर्सपेक्टिव से अपनी जो नोशन है वो बताए थे, और इंक्लूडिंग दैट उनकी कंजम्पशन की थियरी जो है वो भी इंक्लूडेड है इस बुक में। ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या समझाया था कि कंजम्पशन का फंक्शन सी से डिफाइन होता है, दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। व्हाट इज ए? ए डिफाइन अस आर ऑटोनोमस कंजम्पशन। बी हमारा ये बताता है कि इनकम का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो जैसा हम मैथ्स की वीडियो में बेसिकली देख चुके हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कंजम्पशन सी एंड वाई आर वेरिएबल्स, दीज टू आर वेरिएबल्स एंड ए एंड बी। ए इज अ कांस्टेंट बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग, ये हमेशा कांस्टेंट ही है, तो इसलिए ए कांस्टेंट है। और बी हमारा पैरामीटर है। पैरामीटर क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये हमारा स्लोप डिटरमाइन कर रहा है कंजम्पशन फंक्शन का। इन नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी कि कंजम्पशन फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, कैसे ये बिहेव करता है विद रिस्पेक्ट टू इनकम। ठीक है, तो उन्होंने कुछ कंजक्चर बनाए हैं। कंजक्चर क्या होते हैं? कंजक्चर लाइक उन्होंने कुछ नोशन दिए हैं। उन्होंने एम्पेरिकली लोगों का जो बिहेवियर है इनकम को लेके, कंजम्पशन को लेके, उसको माइंड में रख के लोगों के बिहेवियर को स्टडी किया, और उन्होंने बताया कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बेसिकली इस फंक्शन का स्लोप होता है, कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप होता है। ठीक है, सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दैट इज बी, वो based on introspection and casual observation. So marginal propensity to consume, the amount consumed out of an additional dollar of income is between 0 to 1। उन्होंने MPC को क्या बताया कि ये जो B की वैल्यू है वो हमारी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। और ये हमारी क्या बताता है, ये जो पैरामीटर, जैसे मैंने बताया कि ये इनकम का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है कंजम्पशन पर, कि एक इंडिविजुअल कितना परसेंट अपनी इनकम का कंजम्पशन में खर्च कर रहा है, कितना शेयर है उसका कंजम्पशन में खर्च करने का, कि कितना वो सेव करता है। वी नो दैट कि y इज इक्वल्स टू s प्लस सी। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये डिसाइड करेगी कि इनकम में से कंजम्पशन का शेयर क्या है, और बचा हुआ 1 माइनस एमपीसी हमारा एमपीएस डिफाइन करेगा, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इनकम का कितना शेयर वो सेव करेगा। तो एक जनरल उन्होंने नोशन देखा, एक ट्रेंड देखा कि जो वर्किंग क्लास है उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो काफी हाई है, एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो काफी कम है। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनकी इनकम ही काफी कम होती है। जब छोटी सी इनकम होगी तो सारा का सारा कंजम्पशन, जो उनकी इनकम का पार्ट होगा ना, वो सारा का सारा कंजम्पशन में चला जाएगा। और जब एक पर्सन अमीर होता जाता है तो उसका कंजम्पशन धीरे धीरे रिड्यूस होता है, कंजम्पशन नहीं बेसिकली रिड्यूस होता, शेयर जो इनकम है उससे कंजम्पशन का शेयर कम होता जाता है और वो सेव करने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अंबानी का एग्जाम्पल लें, तो इफ ही इज अर्निंग 1000 करोड़ रुपीज इन अ डे, सो ही इज नॉट कंज्यूमिंग ऑल ऑफ दैट। वो कितनी चीजें खरीद ले, इट्स हार्ड फॉर हिम टू कंज्यूम एवरीथिंग दैट ही अर्न। तो इसलिए उसका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो काफी लो है, लेकिन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो काफी हाई है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमें ये बताता है कि वो एक इंडिविजुअल अपनी इनकम का कितना पार्ट सेव कर रहा है। ठीक है, तो इससे आपको ये क्लियर हुआ कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। अब अगर मैंने बताया कि ये 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो अगर वो 1 है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 है, इसका ये मतलब है कि एक इंडिविजुअल अपनी इनकम का पूरा पोर्शन सिर्फ कंजम्पशन में खर्च कर रहा है, एंड ही इज सेविंग नथिंग। ठीक है, और इफ इट इज 0, सो वी कैन से दैट व्हाटएवर ही इज अर्निंग, शी इज अर्निंग, वो सारा का सारा सेव कर रहा है या कर रही है, ही इज नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग। तो ये हमारा ये बताता है। और बेसिकली ये दो टू एक्सट्रीम्स होते हैं
इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस इट इज लाइज बिटवीन दैट, मतलब इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है। मे बी इट मे बी 0.8, इट मे बी 0.5, ऐसे नंबर्स में वेरी करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हम देखते हैं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। द रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो जो रेशियो होता है, जैसे मैंने बताया कि वो इसका स्लोप है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इसका स्लोप है, जो एक एडिशनल यूनिट पर एडिशनल 1 यूनिट अगर उसकी इनकम बढ़ रही है, 1 रुपए उसकी इनकम बढ़ रही है, तो कितना उसका कंजम्पशन बढ़ेगा वो बताती है। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होता है, एमपीसी इज इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, डीसी अपॉन डी वाई, dc अपॉन dy। तो हम इस फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे, सो व्हाट वी गेट, वी विल गेट b। सो यहां पे हमें पता चला कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब बात आती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम नाम की चिड़िया जो है, ATC, एवरेज से वैसे ही पता चल रहा है कि ऑन एन एवरेज पर्सन कितना कंज्यूम कर रहा है अपनी इनकम से, तो हमारा C अपॉन वाई। जब हम कंजम्पशन फंक्शन जो अभी मैंने लिखा था C इज इक्वल्स टू A प्लस बी वाई, इसको सिंपली y से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल्स टू A प्लस बी, A अपॉन वाई प्लस बी, बिकॉज y से y कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो उन्होंने क्या कंजक्चर दिया कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो पर्सन की इनकम जैसे जैसे बढ़ती है तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होता जाता है और उसकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ती जाती है। ठीक है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है उसका कंजम्पशन कम होता जाता है। ठीक है, Keynes thought that income is the primary determinant of consumption and the interest rate does not have an important role. तो ये जो कंजक्चर है ये कीन्स के टाइम पे काफी फेमस था, लेकिन बाद में बहुत सारे टोबिन नाम के एक इकोनॉमिस्ट हुए, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हुए जिन्होंने ये बताया कि कंजम्पशन में भी, कंजम्पशन डिमांड में भी रेट ऑफ इंटरेस्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वी विल सी इट लेटर ऑन, जब हम इसके क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तब हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंजम्पशन फंक्शन। अब हम थोड़ा सा ग्राफ से इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या होता है। कि ये रहा हमारा इनकम का डेटा, जो इनकम इंडिविजुअल की है, उसके साथ हमारा कंजम्पशन लिखा हुआ है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि मैंने बताया था C अपॉन वाई होता है, और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा दिया हुआ है। ठीक है, और ये चेंज इन कंजम्पशन है और चेंज इन इनकम है। तो फॉर एग्जाम्पल जब उसकी इनकम जीरो है, फॉर एग्जाम्पल जब एक पर्सन जस्ट बॉर्न है और इन अ चाइल्डहुड एज है, ही इज नॉट अर्निंग एनीथिंग, बट दिस इज नॉट ट्रू कि वो कंज्यूम भी कुछ नहीं कर रहा है। हम जब से ही पैदा हुए होते हैं हमारा कंजम्पशन तब से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हमारी इनकम काफी लेट, जब हम अपने आप को एक वेल एस्टैब्लिश्ड स्किलफुल पर्सन बना लेते हैं, देन वी गेट एम्प्लॉयमेंट। तो जब उसकी इनकम जीरो है तो उसका ये जो है कंजम्पशन वो 100 है। तो 100 हमारा क्या शो कर रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो कि मैंने एक ही वैल्यू बताई थी, दैट इज कांस्टेंट एंड दैट शैल रिमेन कांस्टेंट। हमेशा आपने ये ग्राफ देखा, ये जो ग्राफ है वो हमारा कंजम्पशन का ग्राफ है। तो आपने क्या देखा कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर से, ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से हमारा इनकम का लाइन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि देयर इज ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो जब इनकम जीरो है तब कंजम्पशन इतना है, इनकम जब जीरो है तो कंजम्पशन इतना है ना। तो ये इसको बता रहा है, तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन हो गया। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब इनकम बढ़ी 100 रुपीज उसकी इनकम हुई, तो उसने कंजम्पशन को भी बढ़ाया, और वो यहाँ पर है इस पॉइंट पे, बट स्टिल यू कैन सी दैट कि कंजम्पशन इज स्टिल हायर देन दैट ऑफ द इनकम। ठीक है, उसके बाद उसकी इनकम और बढ़ी 200, देन अगेन हाई, फिर धीरे धीरे इनकम और बढ़ती जाती है, और हमने देखा कि इनकम 400 हो गई। जब इनकम काफी ज्यादा बढ़ गई, सो ही इज कंज्यूमिंग 20 रुपीज लेस देन व्हाट ही इज एक्चुअली अर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जैसे जैसे जैसा उन्होंने कंजक्चर बताया था वैसा हमें डेटा से प्रूव मिल रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है इंडिविजुअल की, तो हम उसका कंजम्पशन जो है वो घटता जाता है और सेविंग बढ़ती जाती है। तो जो 20 रुपीज होगा आउट ऑफ 380, मतलब आउट ऑफ 400 उसने 380 कंज्यूम किया, 20 रुपीज उसने सेव किया। और यहाँ पे जब हम देखेंगे कि उसकी इनकम और बढ़ जाती है, तो उसने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाया, 380 से तो 450 पहुंचा वो, लेकिन नाउ ही इज अर्निंग लेस इन द शेयर। अगर हम शेयर के टर्म्स में देखें तो ही इज अर्निंग लेस एंड ही इज अर्निंग मोर एंड कंज्यूमिंग लेस एंड सेविंग मोर। ठीक है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ रही है, और उसका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कम होती जा रही है ना, कंज्यूमर कम कर रहा है वो। तो साइमन कुजनेट जो थे उन्होंने इनको क्रिटिसाइज किया था कीन्स को काफी सारे ग्राउंड्स पर, लेकिन बेसिक एक ये ग्राउंड होता है कि कंजम्पशन नॉट ओनली डिपेंड अपॉन इनकम, इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अदर फैक्टर्स एज वेल। ठीक है,
सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट कि किसने कीन्स के कंजम्पशन फंक्शन को क्रिटिसाइज किया था, ही वाज साइमन कुजनेट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रैंको मोडिग्लानी। फ्रैंको मोडिग्लानी ने कंजम्पशन का दूसरा हाइपोथेसिस दिया था। ही इज नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट कीन्स सेड। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस दिया और उसमें उन्होंने बताया कि जो इंडिविजुअल है वो अपनी पूरी लाइफ को ध्यान में रख के अपना कंजम्पशन पैटर्न डिसाइड करता है। वो कंजम्पशन सेविंग का इस तरीके से बैलेंस बना के चलता है कि थ्रू आउट हिज लाइफ ही कैन मेंटेन द स्मूथ कंजम्पशन। जैसे हमें बताया कि हम कोई भी इंडिविजुअल की आदतों से वो बहुत जल्दी वो नहीं कर पाता, ठीक है, तो वो अपनी आदतें ही ऐसी बनाता है डिपेंडिंग अपॉन कि व्हाट ही कैन अफोर्ड, और वो लॉन्ग टर्म में उसको वो करता रहे। तो इसलिए ही सेव्स इन द अर्लियर टाइम, जब वो कमा रहा होता है ज्यादा, इन द यंगर एज, जब उसकी वर्किंग एज होती है, तब वो कमा के सेव करता है फॉर व्हाट, अपने ओल्ड एज के लिए, अपने रिटायरमेंट पीरियड के लिए और अपने बच्चों के लिए। एंड दैट सेविंग विल बी डिससेव्ड इन दैट पीरियड, जो अर्ली चाइल्डहुड का फेज होगा और जो लेटर ओल्ड एज का फेज होगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ग्राफ से, लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड पहले इसके जो थोड़ा सा स्टैटिक पार्ट है, जो फैक्चुअल पार्ट है, हम उसको समझ लेते हैं। फ्रैंको मोदिग्लानी ने अपना जो पेपर लिखा था उसका नाम था लाइफ साइकिल, इंडिविजुअल थ्रिफ्ट एंड द वेल्थ ऑफ नेशन, जो अमेरिकन इकोनॉमिक रिव्यू में पब्लिश हुआ था 1986 में। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। तो इस जगह पे उन्होंने अपना लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस दिया था। तो उन्होंने बोला था कि कंजम्पशन डिपेंड अपॉन पर्सन्स लाइफ टाइम इनकम, लाइफ टाइम इनकम पर। तो लाइफ टाइम इनकम का क्या मतलब हुआ कि जो थ्रू आउट हिज लाइफ दैट ही अर्न्स, उसके ऊपर वो रहता है, बेस्ड रहता है, ठीक है। अगर वो कम कमाता है और उसको पॉसिबिलिटी है कि मैं फ्यूचर में भी लाइक नॉट ही डू नॉट ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर, तो वो अपना जो कंजम्पशन है वो लिमिट करके रखेगा, बिकॉज ही नो दैट कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही रिक्वायर मनी, ओके। उसके बाद बात आती है, मोदिग्लानी सेज दैट इनकम वेरीज सिस्टमैटिकली ओवर पीपल्स लाइफ एंड दैट सेविंग अलाउ पीपल टू मूव इनकम फ्रॉम दीज टाइम्स इन द लाइफ व्हेन इनकम इज हाई टू दोज टाइम व्हेन इनकम इज लो। तो जब इनकम वेरी करती है, तो मैंने कहा कि वो पर्सन जो है वो इंडिविजुअल वो स्मूदन आउट करना चाहता है थ्रू आउट हिज लाइफ अपना कंजम्पशन पैटर्न को। तो उन जगहों पे जहां उसकी इनकम हाई है वो वहां पे सेव करता है, और जिन टाइम पीरियड पर उसकी जो इनकम है वो कम है, वो उस सेविंग को डिससेव करता है। डिससेव का मतलब है उसको डाइल्यूट करता है, लिक्विफाई करता है उस सेविंग को, और फिर यूज करता है। People after retirement stop working, their income falls, but they do not stop consuming. So that's the reason why they save. ठीक है, तो ये उनकी थियरी थी और उन्होंने इस ग्राफ के थ्रू अपनी थियरी एक्सप्लेन की है। तो ये देख लेते हैं कि ग्राफ क्या बोलता है कि 15 से 25 साल की एज तक दिस इज द लाइफ टाइम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। उस टाइम पे उसकी जो सेविंग है वो डिससेव हो रही है। अब उस इंडिविजुअल ने तो नहीं सेव किया, बिकॉज उसने तो नहीं कमाया ना उतने टाइम, तो उसके पेरेंट्स की जो इनकम है, जो सेविंग है, वो डिससेव हो रही है इस एज में, ठीक है। उसके बाद ही स्टार्ट वर्किंग एट द एज ऑफ 25 लेट्स से, एंड इसकी इनकम बढ़ती गई, दिस इज इनकम, ठीक है। तो और हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन जो है वो स्मूदन आउट है, थोड़ा सा स्लोप ज्यादा है, क्योंकि वी नो दैट कि एंड द लेटर एज यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स लाइक मेडिसिन, केयर, एवरीथिंग, और फिर कंजम्पशन इसलिए भी बढ़ जाता है बिकॉज यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर किड्स एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पे कंजम्पशन का स्लोप बढ़ रहा है, लेकिन हमने इनकम का कर्व देखा वो ऐसा है, क्योंकि इनकम स्टीडीली नहीं बढ़ रही है, पहले बढ़ रही है उसके बाद फिर घट रही है, ठीक है। जैसे जैसे पर्सन बूढ़ा होता जाता है उसकी इनकम कम होती जाती है, एंड व्हेन एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ही हैज नो इनकम, सो ही विल स्मूदन आउट हिज कंजम्पशन बाय डिससेविंग। वो वर्किंग एज में सेव करेगा इस टाइम पीरियड पर, 25 से 65 साल की एज में, 25 से 65 तक की एज में वो सेव करेगा जब वो अर्न कर रहा है, अच्छा, तो वो वहां सेव करेगा, और इन पीरियड्स में यहाँ और यहाँ पे वो डिससेव करेगा। डिससेव मतलब वो अपने बच्चों की परवरिश में खर्च करेगा और अपने रिटायरमेंट के लिए सेव करेगा, और जब एट द एज ऑफ रिटायरमेंट जो उसने सेव किया हुआ है वो उसको यूज करेगा, ठीक है। तो ये था लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। उसकी बात करते हैं हम ड्यूशनबेरी का रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। ड्यूशनबेरी अपनी अलग ही गाथा लेके आ जाते हैं, और उन्होंने अपनी 1949 की जो बुक थी उसमें बुक का क्या टाइटल था, इनकम सेविंग एंड थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजिकली ये बात को ध्यान में रखते हैं, ये इतना फाइनेंशियली, इतना इकोनॉमिक माइंडसेट से नहीं देखते, ये कंजम्पशन की थ्योरी को ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल अपना कंजम्पशन का जो पैटर्न है वो डिफाइन करता है कैसे, जो उसके आसपास के लोग हैं वो कैसे कंज्यूम कर रहे हैं। सो इन ऑर्डर टू फील रेलेवेंट ही कंज्यूम्स विद द स्टैंडर्ड मैचिंग विद द पीपल अराउंड हिम। तो वो सोशली इन्फ्लुएंस होता है और अपना कंजम्पशन पैटर्न उस हिसाब से डिफाइन करता है। जैसे मैंने बताया था बैंड वैगनिंग इफेक्ट, माइक्रो के लेक्चर में आपने देखा होगा, स्नॉब इफेक्ट, ये सारे जो कंज्यूमर बिहेवियर के पैटर्न्स हैं जो डिपेंड करते हैं कि हाउ द
अदर पीपल आर कंज्यूमिंग दैट गुड। तो इसलिए ओवरऑल कंजम्पशन उसका उसके खुद के कंजम्पशन से नहीं, उसके आसपास के उससे सोशली रिलेटेड लोगों से के कंजम्पशन पर भी डिपेंड करता है। अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में रहोगे जहां पे हर किसी के पास कार है, यू स्टार्ट फीलिंग लाइक यू आर इन द नीड ऑफ कार, इवन दो यू आर नॉट, यू आर हैप्पी इन द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बट स्टिल यहाँ पे क्या होगा, पैंडवैगनिंग इफेक्ट काम करेगा। तो ये ड्यूशनबेरी का हाइपोथेसिस क्या बोलता है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट द सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल derives from a given consumption level depends on its relative magnitude in the society। उसका कंजम्पशन का लेवल उस चीज पर डिपेंड करेगा कि उसका रिलेटिव मैग्नीट्यूड उसके कंजम्पशन लेवल का क्या है, आई एम सॉरी, उसका कंजम्पशन जो है, उसकी यूटिलिटी जो है उस चीज से जो वो कंज्यूम कर रहा है वो डिराइव होगी किस चीज से, कि कंजम्पशन लेवल रिलेटिव, मतलब रिलेटिवली उससे रिलेटिवली सोसाइटी में कंजम्पशन लेवल क्या है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव लेट्स से अ कार, लेकिन आपके उसमें किसी के पास कार नहीं है, एवरीवन रन विद गो विद अ मोटरसाइकिल और बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यू स्टार्ट फीलिंग दैट आई हैव समथिंग एक्स्ट्रा। बट अगेन इफ यू गो इन अ लोकेलिटी जहां पे हर किसी के पास ऑडी मर्सिडीज है, यू स्टार्ट फीलिंग लाइक आई हैव नथिंग। सो ये चीज कि उसका कंजम्पशन उसके रिलेटिवली जो सोसाइटी उसके आसपास है उसका मैग्नीट्यूड में क्या क्या कंपैरेटिवली है कि नहीं है, तो उस बेसिस पर वो अपना कंजम्पशन डिटरमाइन करता है, डिसाइड करता है और अपनी इनकम का वो पोर्शन खर्च करता है। हो सकता है जब वो पुअर लोकेलिटी में रह रहा हो तो वो उसकी सेविंग ज्यादा हो, क्यों, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि मैं तो ऑलरेडी अमीर हूँ, है ना, ही स्टार्ट फीलिंग दैट आई ऑलरेडी हैव अ लॉट एंड इट्स बेटर टू सेव रादर देन कंज्यूमिंग मोर। बट अगर वो अमीरों के साथ जाता है और फिर देखता है कि नहीं, आई हैव वेरी लेस, आई रिक्वायर मोर, सो ही स्टार्ट्स, वो अपनी पुरानी कार बेच देगा और अपनी नई कार खरीद लेगा जस्ट टू फील द रेलेवेंस। ठीक है, सो इट डिपेंड्स अपॉन दैट। तो ये हमारा ड्यूशनबेरी का हाइपोथेसिस बोलता है। उसके बाद हम बात करते हैं परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस क्या होता है। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस हमारे मिल्टन फ्रीडमैन ने दिया हुआ था, काफी क्रिटिसाइज भी किया गया है इनको, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो हमें याद रखना है कि 1957 में उन्होंने एक बुक लिखी थी, द थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। इन्होंने कीन्स के क्रिटिसिज्म में इस थियरी को दिया था, लेकिन बाद में इनको भी काफी बुरी तरह क्रिटिसाइज किया गया। तो मिल्टन फ्रीडमैन सेज दैट द टोटल इनकम इज द सम ऑफ परमानेंट एंड ट्रांजिटरी इनकम। जो टोटल इनकम है इंडिविजुअल की वो सम है ट्रांजिटरी इनकम और परमानेंट इनकम का। तो हम जान लेते हैं कि परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी इनकम क्या होती है। परमानेंट इनकम वो होती है जो एक इंडिविजुअल को मिल रही है और वो सर्टेन है उस इनकम को लेके कि ये आगे भी मिलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल एक सैलरीड एम्प्लॉय को, उसको पता है कि थ्रू आउट माई लाइफ जब तक मैं काम कर रहा हूँ इस कंपनी में मुझे सैलरी मिलती रहेगी और मेरे रिटायर होने के बाद मुझे पेंशन मिलेगी। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ये श्योरिटी होती है, तो ये हमारा परमानेंट इनकम हो गया। ठीक है, ट्रांजिटरी इनकम क्या होती है। ट्रांजिटरी इनकम कि उसने सपोज कोई लॉटरी में इन्वेस्ट किया तो उसको उसका फायदा जो हुआ, जो अचानक से मिला, अचानक से वो चला जाएगा, तो वो होती है ट्रांजिटरी इनकम। ठीक है, कि उसको जो अनसर्टेनिटी से मिला। फॉर एग्जांपल अगर किसी की इंटर्नशिप लगती है तो दैट इज वेरी ट्रांजिटरी इन नेचर, बिकॉज यू नेवर नो कि अगर इंटर्नशिप का पीरियड खत्म होते ही उसके पास कोई दूसरी जॉब होगी या नहीं। सो दैट इज द थिंग जो हमारा ट्रांजिटरी इनकम डिफाइन करती है। ट्रांजिटरी इनकम में आ जाती है लॉटरी से आने वाला पैसा, स्टॉक मार्केट में हुआ गेन, या इंटर्नशिप एंड एनीथिंग जो कि परमानेंट नहीं है, जिसके ऊपर इंडिविजुअल को श्योरिटी नहीं है कि फ्यूचर में ये जो इनकम है ये इसके पास रहेगी या परमानेंटली इसके पास रेगुलरली आती रहेगी या नहीं, तो वो उसकी ट्रांजिटरी इनकम कहलाती है। ओके, तो ट्रांजिटरी इनकम हमारी और परमानेंट इनकम में जो डिफरेंस होता है, होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिल्टन फ्रीडमैन बोलते हैं कि इंडिविजुअल की इनकम इन दोनों का सम होती है। और परमानेंट इनकम की क्यों बात कर रहा है कि ये लाइफ टाइम को लेके बात कर रहा है। ठीक है, तो फ्रीडमैन argues that consumption should depend primarily on permanent income because the consumers want saving and borrowing to smoothen out their consumption in response to the transitory changes in income। वो कहते हैं कि जो बेसिकली इंडिविजुअल कंज्यूम करता है, हमने तो अभी बात की थी कि कैसी इनकम होगी उसकी, है ना, उसके बारे में बात की थी। अब हम देखेंगे कि उसका कंजम्पशन कैसा होगा आउट ऑफ दैट इनकम। तो मिल्टन फ्रीडमैन कहते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो अपना कंजम्पशन ज्यादा से ज्यादा रिलाई करेगा अपनी परमानेंट इनकम पर रादर देन अपनी टेम्परेरी इनकम पर या ट्रांजिटरी इनकम पर। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको पता है कि लॉन्ग रन में मुझे कोई लॉस भी हो सकता है। जैसे गेन हुआ, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में गेन हुआ, उसके पास पैसा आया, तो ही विल नॉट कंज्यूम इट ऑल टुगेदर, ही विल सेव इट बिकॉज ही डू नॉट नो कि फ्यूचर में उसको लॉस भी हो सकता है। लेकिन सैलरी जो है उसकी हर साल हर महीने टाइम पे आ जाएगी। ठीक है, तो वो उस पे बेस करेगा अपना कंजम्पशन, जो एक रैशनल इंडिविजुअल है, बिकॉज वी आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स में हम ह्यूमन को एक रैशनल बीइंग मान के चलते हैं, है ना।
हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं जिनके लाइक अचानक से लॉटरी लगती है, दे हैव लाइक अ लॉट ऑफ मनी एंड दे स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन लग्जरियस आइटम एंड वंस द मनी एंड्स दे कम बैक ऑनटू देयर सेम कंजम्पशन लेवल। तो ये बात नहीं है, वी आर हैविंग हियर द रैशनल माइंडसेट ऑफ इंडिविजुअल। तो एक रैशनल इंडिविजुअल क्या करेगा, अपनी ट्रांजिटरी इनकम को सेव करेगा और इन सम सिचुएशन जहां पे वो इनकम हुई है वैसे ही उसका लॉस भी हो सकता है, तो उसमें वो कॉम्पनसेट कर देता है। एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट कि लॉन्ग रन में ट्रांजिटरी इनकम जो है इंडिविजुअल की वो जीरो होती है। क्यों? क्योंकि जो गेन हुए उसको ट्रांजिटरी गेन हुए वो ट्रांजिटरी लॉस में कॉम्पनसेट हो जाते हैं। तो ये था हमारा परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। आई होप आपको ये क्लियर होगा। लेट मी रिकॉल इट फ्रॉम द बिगिनिंग कि कीन्स का कंजम्पशन फंक्शन क्या कहता है। कीन्स ने ये हाइपोथेसिस दिया है कि जैसे जैसे इंडिविजुअल का इनकम बढ़ता जाता है उसका कंजम्पशन बढ़ता तो है, लेकिन इनकम के रिस्पेक्ट में उसका कंजम्पशन जो है वो घटता है और उसका सेविंग रेट बढ़ता जाता है। तो ये कीन्स की थ्योरी थी, पहला हाइपोथेसिस था। कीन्स इसको अपना साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन में डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये कीन्स की थ्योरी थी जो कि हमने 1936 में पाई। कहाँ? कीन्स की द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी नाम की किताब में, जिसमें वो कंजम्पशन फंक्शन को डिफाइन करते हैं, इंडिविजुअल के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का बिहेवियर इंडिविजुअल की इनकम के साथ कैसा होगा इसको समझाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ग्राफ देखा था कि कैसे कंजम्पशन और इनकम रिलेटेड हैं। उसके बाद हमने फ्रैंको मोदिग्लियानी का लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस देखा था, जिसमें हमने ये बात की थी कि एक इंडिविजुअल अपनी कंजम्पशन को थ्रू आउट द लाइफ टाइम के हिसाब से मैनेज करके चलता है, अपनी लाइफ टाइम इनकम के बेसिस पर अपनी लाइफ टाइम कंजम्पशन को डिफाइन करता है वो। और इन द एजेस, जब उस एज में, उस टाइम पीरियड में जब वो नहीं कमा रहा होता है, तो वो अपनी जो वर्किंग एज की सेविंग्स होती हैं उनको डिससेव करता है, वो उन सेविंग्स को डिसइन्वेस्ट करता है और अपना काम करता है, अपना कंजम्पशन करता है इन ऑर्डर टू स्मूदन आउट हिज कंजम्पशन। ये रहा हमारा फ्रैंको मोदिग्लियानी का लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। उसके बाद तो ड्यूशनबेरी का हाइपोथेसिस ये बोलता है कि कोई इंडिविजुअल अपना कंजम्पशन इनकम पर बेस ना करके साथ साथ जो उसके रिलेटिवली उसकी सोसाइटी में लोग हैं उनके बेसिस पे, उनके कंजम्पशन के बेसिस पे अपना कंजम्पशन डिफाइन करता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस हमें डिफरेंस बताता है परमानेंट इनकम और ट्रांजिटरी इनकम में, और ये हमें इससे हमें ये पता चलता है कि इंडिविजुअल जो है अपनी कंजम्पशन को बेस करता है किसमें? अपनी परमानेंट इनकम में रादर देन अपनी ट्रांजिटरी इनकम में। और लॉन्ग रन में ट्रांजिटरी इनकम जो है वो जीरो हो जाती है और वो अपना कंजम्पशन परमानेंट इनकम पर ही बेस करता है, क्योंकि ट्रांजिटरी इनकम टेम्परेरी होती है, कभी लॉस, कभी ऊपर कभी नीचे, तो वो जिंदगी के उतार चढ़ाव कहलाते हैं, इसलिए ये उन्होंने समझाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एंड फॉर मोर क्वेरीज please comment down below, and in case you require a full-fledged course for MA Economic entrance for CUET PG MA Economics entrance examination, you can enroll in our course. Link is provided in the description. Thank you so much.